हेलो, वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। आई एम संदीप यादव। रोजाना की तरह आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक्सरसाइज लेकर। एसपी बख्शिश है एक्सरसाइज जे। चलिए बिना देरी के एक्सरसाइज को करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अमित नीड्स मैरी ए डाउन टू अर्थ पर्सन हु विल ऑर्गेनाइज हिज लाइफ फॉर हिम। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे जो नीड लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जो नीड लिखा हुआ है ये है मेन वर्ब। और नीड और डेयर हमें पता है कि जब भी ये मेन वर्ब होते हैं तो अपने साथ इन्फिनेटिव लेकर चलते हैं वर्ब में। ठीक है, तो इतना बिल्कुल ध्यान रखें, ये जो मैरी लिखा हुआ है ये एक वर्ब है। मैरी से पहले टू लिख लें, इन्फिनेटिव लिख लें। ठीक है ना, मैंने कहा ही नीड्स टू मीट हिम। इसका मतलब ये रहा, ये मेन वर्ब हो गई। ये मेन वर्ब नहीं था तो हमने इससे पहले इन्फिनेटिव टू लिखते। तो नीड या डेयर जब भी मेन वर्ब होते हैं तो अपने बाद में इन्फिनेटिव लेकर चलते हैं, टू लगा के लिखा करो। तो मैरी से पहले क्या लिख लीजिए, टू लिख लीजिए, ये आपका ये पार्ट हो जाएगा। सेकंड देखिए, एज सुन एज द क्लॉक स्ट्राइक 5 दे डाउन टूल्स एंड ऑफ। देखो ठीक है ना, जैसे ही घंटे में 5 बजते हैं तो अपने आप ही क्या होता है, वो अपने सामान वामान रख के टूल्स वगैरह चले जाते हैं। तो ध्यान रखना है जो टूल्स, ये क्लॉक जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये पार्ट में, ये सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर है। अच्छा, जब ये सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो स्ट्राइक नहीं आएगा, स्ट्राइक्स लिखना पड़ेगा आपको। स्ट्राइक नहीं आएगा, आपको लिखना होगा स्ट्राइक्स। थर्ड, ए केयरफुल ड्राइवर वॉचेस द रोड एंड गोज स्लोली और क्विकली। ठीक है ना, रोड को देखता है और उस हिसाब से तेज चलता है या मंदा चलता है। डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ रोड, डिपेंड किस पर करता है ये, रोड की कंडीशन पर, विजिबिलिटी पर कैसा दिख रहा है, और फिर ट्रैफिक पर। ठीक है, स्टेटमेंट आपका सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है, डी पार्ट, नो एरर। डिस्पाइट सम पास्ट एक्सपीरियंसेस विद एवर्स पब्लिसिटी शी इज़ यूजुअली ग्रेसियस टू रिपोर्टर्स। अब यहाँ पे एक वर्ड देखना ध्यान से, ये जो यहाँ पे एवर्स लिखा हुआ है ना, एवर्स ऐसे नहीं लिखा जाता। एवर्स को लिखने के लिए आपको इससे पहले एक बी की फॉर्म चाहिए, फिर एवर्स आपको चाहिए, और फिर टू चाहिए बाद में, और फिर ये लेके चलता है। यदि कोई वर्ब है तो उसे जिरंड रूप में। नाउन आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, लेकिन नाउन जरूर आएगा क्योंकि प्रीपोजिशन अब यहाँ पर आ गई। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि ये दो वर्ड होते हैं, एक होता है एडवर्स और एक होता है एवर्स। इसे आप एट्रीब्यूटिव भी यूज़ कर लेते हैं, यानी कि नाउन से पहले। दोनों का मतलब कॉन्ट्रेरी होता है, विपरीत होता है। ठीक है ना, ऑपोजिट, टू बी ऑपोजिट, ये मतलब होता है दोनों का। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, जब नाउन को डिफाइन करने के लिए लिखना हो तो एडवर्स लिखें। जैसे मैंने कहा एडवर्स कंडीशंस, विपरीत परिस्थितियाँ। ठीक है ना, एडवर्स कंडीशन, एवर्स कंडीशन नहीं। ठीक है ना, और यदि मैं एवर्स को लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा ही इज़। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ना, ही इज़ एडवर्स टू टेलिंग अ लाई, इसका मतलब वो किसके विपरीत है, झूठ बोलने। तो एडवर्स नहीं लिख पाओगे, एवर्स आपको लिखना पड़ेगा। एवर्स टू लेके चलता है अपने साथ, इतना ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने एवर्स लिख दिया ना, ये एवर्स यहाँ पे गलत है, इस एवर्स को यहाँ से हटा लीजिए। और नाउन को डिफाइन करना है तो एक एडजेक्टिव लिखिए एडवर्स, मीनिंग सेम रहेंगे। चलिए, अकॉर्डिंग टू अ स्पोक्समैन फॉर द गवर्नमेंट द चार्ज ऑफ करप्शन इज ए कंटेम्पचुअस लाई इंस्पायर्ड बाय पॉलिटिकल मोटिव्स। अब इसमें भी यही वर्ड्स का खेल है। एक तो वर्ड होता है कंटेम्पचुअस, ये भी एडजेक्टिव। एक वर्ड होता है कंटेम्प, रुकिए मैं फिर से लिख देता हूँ। एक वर्ड हो गया आपके कंटेम्पचुअस। ठीक है, इसका जो मतलब होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब होता है एक्सप्रेसिंग कंटेम्प्ट, अनादर प्रकट करने वाला, अनादर प्रकट करने वाला। ठीक है ना, और एक वर्ड होता है आपका कंटेम्प्टिबल, TIBLE। इसका मतलब होता है डिजर्विंग ऑफ कंटेम्प्ट, इसका मतलब अनादर के योग्य। कंटेम्प्ट, डिजर्विंग ऑफ कंटेम्प्ट, तो दोनों में बड़ा अंतर है। कंटेम्पचुअस होता है अनादर करने वाला, ठीक है ना। कंटेम्प्टिबल का मतलब होता है अनादर योग्य,
यानी कि जो व्यक्ति किसी को मैं कहूँगा कंटेम्प्टेबल है तो उसके मतलब बिहेवियर कंटेम्पचुअस होगा, उसका ऐसा कंटेम्पचुअस बिहेवियर रहा होगा जिस वजह से मुझे उसे क्या कहना पड़ रहा है, कंटेम्प्टेबल कहना पड़ रहा है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। अगर ये मीनिंग अब भी क्लियर नहीं हुआ थोड़ा ध्यान से समझ लेना। कंटेम्प्टिबल, TIBLE, कंटेम्प्टेबल का मतलब होता है अनादर योग्य। कंटेम्पचुअस का मतलब होता है जो इसमें लिखा हुआ है अनादर करने वाला, ठीक है। अब इसका जो चार्ज है ना, जो करप्शन है, ठीक है ना, जो द चार्ज ऑफ करप्शन है, ये क्या है, कंटेम्पचुअस नहीं है, ये क्या है, कंटेम्प्टेबल है। ये जो चार्ज है क्या है, एक कंटेम्प्ट लाई है, कंटेम्पचुअस लाई है। जो झूठ है आपका वो कैसा होगा, अनादर करने योग्य होगा। क्लियर है, अनादर करने वाला नहीं है, अनादर करने योग्य है जो वो झूठ बोला गया है, ठीक है। कंटेम्प्टेबल, ये मीनिंग मैं अभी क्लियर करूँगा आपको, मीनिंग बहुत अच्छा है। एक चीज़ देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हिज कंटेम्पचुअस एटीट्यूड इज कंटेम्प्टेबल। इन दोनों में अंतर समझ लो, क्योंकि यदि दोनों का मीनिंग सेम रहा होता तो दोनों यहाँ पे नहीं लिखे जाते। इसका मतलब इसका एटीट्यूड कैसा है, ये कंटेम्पचुअस करने वाला, इसका रवैया ऐसा है कि अनादर ही करने वाला है। तो अब हमने इस एटीट्यूड को भी डिफाइन कर दिया, हिज कंटेम्पचुअस एटीट्यूड इज कंटेम्प्टेबल। अगर इसका ऐसे एटीट्यूड रहेगा तो हम इसे क्या कह देंगे कि अब तो ये बिल्कुल ही अनादर करने योग्य है। तो दोनों में बड़ा अंतर है। कंटेम्पचुअस लिख लेना, कंटेम्पचुअस होता है अनादर करने वाला, और कंटेम्प्टेबल होता है अनादर योग्य। चलिए, कंटेम्प्ट से बन के आए हैं दोनों वर्ड, कंटेम्प्ट एक वर्ब होते हैं, कंटेम्प्ट का मतलब होता है किसी का अनादर करना। चलिए, इफ आई वुड हैव अराइव्ड सूनर आई वुड नॉट हैव मिस्ड द फन। यदि मैं और जल्दी आ गया होता तो जो फन था मैं उसको मिस नहीं करता। तो इसका मतलब उसने मिस कर भी दिया होगा। ये क्लोज कंडीशन का पार्ट है, ठीक है ना। यदि हमारी इफ़ क्लोज पास्ट परफेक्ट में लिखी हुई हो, ये कंडीशन तो तब बनती है, वुड हैव और थर्ड फॉर्म। तो बस यही हमने गड़बड़ कर दी। तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए, वुड हैव को हटा के हैड लिख लीजिए, हैड अराइव्ड। ये क्लोज कंडीशन का पार्ट है। अनलेस 2 और मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट टू हिम ज्वाइनिंग द क्लब वी शैल हैव टू एक्सेप्ट हिज एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट जो लिखा हुआ है इसके बाद टू लिखी हुई है, प्रीपोजिशन क्या लिखी हुई है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद ज्वाइनिंग लिखा हुआ है जिरंड बन के, जो कि एक नाउन है। नाउन से पहले किसी भी प्रोनाउन का पजेसिव केस लिखा जाता है। कौन सा केस लिखा जाता है, पजेसिव। तो इस हिम को यहाँ से हटाएंगे और क्या लिख लेंगे यहाँ पे, हिज। ये कंडीशन जिरंड में, जो जिरंड में पढ़ाया जाता है। क्लियर है। टू हो गए प्रीपोजिशन, ठीक है, ऐसे समझना। शी डज नॉट लाइक मी प्लेइंग इन द स्ट्रीट। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो जिरंड आपने पढ़े हुए हैं, तो लाइक का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, जिरंड हो गया। ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट, ये हो गया नाउन। तो यहाँ पे मी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, माई। तो जिरंड से पहले प्रोनाउन के कौन से केस लिखा करें, पजेसिव केस लिखे करें अपने की इंग्लिश। तो यहाँ पे हिम को हटाएंगे, हिज लिख लेंगे बी पार्ट में। चलिए 8 आइए। द प्रोस्पेक्टिव बायर ऑफ द हाउस लेफ्ट द प्रेमिसेस बिकॉज ही वाज आस्क्ड टू पे अ कंसिडरेबल हायर प्राइस देन ही कुड अफोर्ड। अब बाकी सब पढ़ते रहना बिल्कुल ध्यान से, लेकिन देखो बता देता हूँ। प्राइस हो गया यहाँ पे नाउन, प्राइस हो गया नाउन। हायर हो गया कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव की, नाउन को डिफाइन करने के लिए। इस एडजेक्टिव को डिफाइन करेगा, एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब होगा। तो कंसिडरेबली कर लीजिए, इसे एडवर्ब बना लीजिए, क्योंकि अब तो सीक्वेंस में क्या आएगा, एडवर्ब आएगा। नाउन को एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को एडवर्ब। तो कंसिडरेबली कर लीजिए, ई को हटा के BLY कर लीजिए यहाँ पे सी पार्ट में, ठीक है।
सी पार्ट में क्या कर लीजिए, कंसिडरेबली कर लीजिए। कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा कंसिडरेबली, LY, ये एडवर्ब बन जाएगी। चलिए, यू आर बीइंग क्वाइट साइनिकल when you say that the reason why we have such a large turnout is because we are सर्विंग रिफ्रेशमेंट। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो सी पार्ट लिखा हुआ है ना, ठीक है ना, ये जो सी पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें इसके बाद हमने बिकॉज लिख दिया। यदि ध्यान से देखोगे ना तो बिकॉज से क्लोज बनती है रीज़न की, और ये कोई क्लोज है नहीं, ठीक है ना, ये कोई यहाँ पे रीज़न की क्लोज नहीं है। ये तो क्या कर रहे हैं, हम एक सर्टेनिटी बता रहे हैं कि ये लार्ज टर्नआउट, इतनी भीड़ क्यों है, हम इतने क्यों, तो उसने कहा कि हम जो है रिफ्रेशमेंट जो है वो सर्व कर रहे हैं इस वजह से। क्लियर है। तो बिकॉज नहीं लिख पाओगे यहाँ पे, तो फिर तो सर्टेनिटी शो करने के लिए दैट कंजक्शन लिखो। ये तो कोई रीज़न की क्लोज नहीं है। अगर रीज़न की क्लोज लिखी होती तो इज़ नहीं होता, और बाकी रीज़न वगैरह नहीं लिखे होते। सिर्फ रीज़न लिख देने से क्लोज रीज़न की नहीं बन जाती। क्लियर है बात। ये बिकॉज यहाँ पे नहीं आएगा, इसे रिमूव करके यहाँ से दैट हटा लो। अब बात समझ में आ जाएगी, रुको। द रीज़न why he is late is because he was playing in the ground। तो मुझे रीज़न बताना है ना, रीज़न क्या है। इसके बाद तुम जो रीज़न बताऊंगा कॉम्प्लीमेंट बना के, तो वो तो बिकॉज से नहीं लिखा जाएगा, वो तो दैट से लिखा जाएगा। तो क्या लिखूंगा फिर मैं यहाँ पे, दैट लिखूंगा। क्लियर है बात। तो सी पार्ट में बिकॉज को हटाइए और यहाँ पे दैट लिखिए। वी कैन नॉट हार्डली बिलीव दैट द सिचुएशन इज सो सीरियस एज टू जस्टिफाइड सच प्रिकॉशंस एज यू हैव टेकन। दो नेगेटिव वर्ड एक साथ यूज़ नहीं किए जाते, दो नेगेटिव वर्ड्स एक साथ यूज़ नहीं किए जाते। तो यहाँ से नोट को रिमूव कर लीजिए, हार्डली को रहने दीजिए। ए पार्ट 11, although I am playing cricket for more than 3 years, I have not been able to score a century। अच्छा, अब तो सीधी सी बात आ गई, आपको सिंस या 4 के बाद टाइम लिख के दे दिया गया, ठीक है, टाइम मेंशन है। और जब भी कोई कॉन्टिन्यूस टेंस होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बदलना पड़ेगा। तो आई हैव बीन लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई हैव बीन प्लेइंग। चलिए 12 आ जाइए। इफ़ आई हैव टू मेक अ चॉइस बिटवीन आर्यन, अमित एंड अभिषेक, आई थिंक आई विल सेलेक्ट आर्यन बिकॉज ऑफ हिज कमांडिंग पर्सनैलिटी। अब जिन लोगों को ये लग रहा होगा कि तीन यहाँ पे आर्यन, अमित और अभिषेक दिया हुआ, तो हम यहाँ से बिटवीन को हटा के अमंग लिख लें। तो एक चीज़ ध्यान रखना, मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि बिटवीन और अमंग 2 और 3 के लिए लिखे जाने वाले वर्ड हैं, 2 और 2 से ज़्यादा के लिए, ठीक है ना। बिटवीन 2 के लिए और अमंग 2 से ज़्यादा के लिए। लेकिन जब चॉइस की बात हो, जब आप चॉइस कर रहे हो, ठीक है ना, जैसे मैं यहाँ पर कहने लगूँ बिटवीन द स्टूडेंट्स विच इज़ द बेस्ट, तो ये बिल्कुल सही होगा फिर, क्योंकि चॉइस में ना आप 2 से ज़्यादा के लिए भी किसका यूज़ कर सकते हैं, बिटवीन का यूज़ कर सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, जब चॉइस की बात हो 2 से ज़्यादा भी हो तो भी बिटवीन सही होता है। क्लियर है बात। तो स्टेटमेंट में कोई एरर नहीं है, स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, नो एरर। चलिए नेक्स्ट पे आइए। 13, मैंस हैप्पीनेस और माइजरी आर इन ए ग्रेट मेजर इन हिज ओन हैंड्स। अब ये जो और लिखा हुआ है ना कंजक्शन, है ना, माइजरी हैप्पीनेस दोनों में से कोई एक ही रहा होगा। अच्छा, माइजरी रहा होगा क्योंकि वर्ब के पास यही पढ़ाया जाता है कि और में जब भी आपको 2 तो दिए गए होंगे ना वर्ड जोड़ के, तो वर्ब के पास जो उसी को सब्जेक्ट मान लो। अच्छा, ये होता है सिमिलर, तो आर को हटाइए, एज लिख लीजिए। आई फील बैड अबाउट द प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू रिजोल्व इट विदाउट हर्टिंग आइदर यू और हिम। ये स्टेटमेंट सही है आपका, नो एरर, स्टेटमेंट आपका सही है। 14, नो एरर, काउज आर अमंगेस्ट द जेंटलेस्ट।
जो जेंटलेस्ट है ना, जो बिल्कुल सौम्य है, विनम्र हैं बिल्कुल, उन सभी के बीच में से, ठीक है। ऑफ द ब्रीदिंग क्रिएचर्स, जो सजीव क्रिएचर्स हैं, जीव जंतु हैं, उनमें सबसे कौन है, सौम्य, सबसे कोमल है, शांत बिल्कुल। नन शोज मोर पैशनेट टेंडरनेस टू देयर यंग। अच्छा, ये कहने चाह रहे हैं, लेकिन कोई भी जो है ना, उनके जो बच्चे हैं ना काउस के, उनके लिए कभी भी कोई प्रेम जो है व्यक्त नहीं करता इतना। पैशनेट टेंडरनेस का एक मतलब दिल से प्यार जो होता है ना, उसके लिए लिखा जाता है। तो टू देयर यंग जो लिखा हुआ है ना, यंग हमने लिख तो दिया, लेकिन किसके लिए, उसके ऑफ स्प्रिंग्स होंगे, गाय के बच्चे होंगे, ठीक है ना। तो यंग के बाद ना एक नाउन मेंशन कर लो ताकि मीनिंग यहाँ से क्लियर हो जाए। तो यंग वंस लिख लो ना, तो और क्लियर हो जाएगा। यंग वंस, यंग ऑफ स्प्रिंग लिख सकते हो, वो भी सही हो जाएगा। यंग वंस लिखोगे वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सी पार्ट है, यंग के बाद वंश लिख लेना, क्योंकि गाय के बच्चे की बात की जा रही है यहाँ पे, कि उनके ये गाय इतनी कोमल होते हैं, फिर भी कोई क्या नहीं करता, उनके बच्चों को ज़्यादा प्रेम भाव देता नहीं है, ये कहने का मतलब है। ही इज़ नॉट द काइंड ऑफ अ पर्सन हु एक्सेप्ट्स सच ट्रीटमेंट पैसिवली, ही इज सर्टेन टू सीक रिवेंज। कोई एरर नहीं दिख रहा स्टेटमेंट में, नो एरर, डी पार्ट 16 नो एरर। चलिए, द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू ल्यूनर इन्फ्लुएंस। चंद्रमा के प्रभाव के कारण क्या होता है, टाइड्स का ऊपर उठना और नीचे गिरना। तो दोनों अलग अलग बात है, द राइज एंड द फॉल, तभी तो आर लिखा हुआ है वहाँ पे। तो दोनों अलग अलग मेंशन करनी है। तो जो फॉल लिखा हुआ है ना ये पार्ट में, इससे पहले द आर्टिकल लिख लीजिए, इससे क्लियर हो जाएगा कि नाउन अलग अलग है, राइज अलग है और फॉल अलग है। चलिए नेक्स्ट, आई वॉज सरप्राइज एंड प्लीज्ड व्हेन आई वॉज इन्फॉर्म ऑफ मी विनिंग द कॉन्टेस्ट। अभी बताया था, ऑफ हो गई प्रीपोजिशन बी पार्ट में इन्फॉर्म्ड के बाद, ठीक है ना। और ये सारा बनेगा इसका ऑब्जेक्ट, मी विनिंग, विनिंग हो गया नाउन, जिरंड बन के आया। अभी बताया था जिरंड से पहले किसी प्रोनाउन के पजेसिव केस लिखे जाते हैं, तो मी यहाँ से हटाइए और माई लिखिए। बी पार्ट, इन्फॉर्म्ड ऑफ माई विनिंग, इन्फॉर्म्ड ऑफ माई विनिंग द कॉन्टेस्ट। मैनी अ मैन हैज सकम्ड टू दिस टेम्पटेशन। इच्छा के आगे हार गए, ठीक है, चलो सही है, स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपका। 19 आपका सेंटेंस सही है, नो एरर है। द स्ट्रीट लाइट्स कम इन एंड डस्क एंड गो ऑफ एट डॉन। डस्क का मतलब होता है जब दिन ढलने वाला होता है, रात होने वाली होती है, उससे बीच का समय, जिससे हम कहते हैं दिन छिप गया, ठीक है ना। दिन छिप गया, ना दिन में तुझे मारूंगा ना रात में तुझे मारूंगा, नरसिंहदेव जब हिरण्य कश्यप को मारते हैं, ना दिन है ना रात है, वो जो टाइम होता है वो डस्क होता है। एक सुबह में ऐसा पहर आता है दिन निकलने से पहले, और रात जब खत्म होती है बिल्कुल, जिसे हम अपने यहाँ पे क्या बोल देते हैं, भोर, भोर का दिन, ठीक है। बल्कि और भी एक वर्ड बोलते हैं कि तड़खाइयाँ हो गई हैं, ठीक है। तो ये डॉन होता है, क्लियर है। अब दूसरी बात, ये स्ट्रीट लाइट कब होती है, कम इन नहीं, कम ऑन होता है, कम ऑन एट डस्क। कम ऑन का मतलब होता है विजिबल, कम ऑन का मतलब होता है विजिबल, गो ऑफ का मतलब हो जाता है इनविजिबल, बंद हो जाती है, ठीक है। स्ट्रीट लाइट्स, तो इनको यहाँ से हटा लीजिए, कम ऑन लिख लीजिए। कम ऑन का मतलब होता है विजिबल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 21, टू ऑफ द माउंटेन क्लाइंबर्स वर सफरिंग विद फ्रॉस्ट बाइट। फ्रॉस्ट बाइट का मतलब होता है सुन्न हो गए ठंड में, सीधा सा मतलब ये। अब सफरिंग के साथ विद तो नहीं